नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन 8 में है शरीर में गति। इसका अपने एक पार्ट पहले कर चुके हैं और इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में अपने पढ़ा था मेरु रज्जु तक कि मेरु रज्जु में कितनी कशेरुकाएँ होती है, 33 होती है। उसके जो मेरु रज्जु की जो बनावट है वो छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है। और अपने ये भी पढ़ा था कि यदि छोटी छोटी अस्थियों से मेरु रज्जु की बनावट न बनी हो तो अपने कभी भी खड़े हैं तो अपने खड़े ही रह सकते हैं, झुक नहीं सकते थे, अपने बैठ नहीं सकते थे। तो ये सारा किसके कारण संभव है? मेरु रज्जु छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना है। इसी कारण अपने ये सारे कार्य कर सकते हैं, झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इससे आगे का जो अपने पार्ट है वो देखो, कंधे की अस्थियों की आपको दिखा रखी है। इनमें भी देखो उभार है और दो जगह इनका मिलान है। तो यह संरचना श्रोणीय अस्थियां है, यह संरचना श्रोणीय अस्थियां है और यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। यह कुल्ले वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ सकते हो। यह क्या है? श्रोणीय अस्थियां हैं। और यह आपकी क्या करती है? नीचे जो अमाशय के नीचे वाले भाग हैं, नीचे वाले अंग हैं, उनकी क्या करती है? ये रक्षा करती है, किसी भी तरह की उनको कोई भी रुकावट न आए। तो आपकी खोपड़ियाँ, इसके बाद देखो ये है मानव खोपड़ी का डायग्राम। जो आपकी खोपड़ी है ये भी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। बहुत सारी अस्थियां हैं एक दूसरे से जुड़कर ये बनी है। तो ये हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। यह हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये हमारी मस्तिष्क है उसको परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करते हैं। तो हर कोई अंग है उसके बाह्य आवरण है, कठोर आवरण है जो उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है किसी भी प्रकार की बाह्य चोट से। हमने अपने कंकाल में बहुत सी अस्थियों की संधियों के बारे में अपनी चर्चा कर ली है। इसके अतिरिक्त भी कंकाल में ऐसे अंग हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें अपने आसानी से मोड़ा जा सकता है। ऐसे भी अंग हैं अपने मानव कंकाल में, जैसे कान, जीभ। इनमें क्या होता है? इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। हड्डियों जितने ये कठोर नहीं होते। तो इन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। अपने कान को आप स्पर्श करके आप उसकी कठोर अस्थि का अनुभव कर सकते हो, मोड़ा जा सके ऐसा भी आपको प्रतीत होता है कि इसमें कोई भी अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपली व उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? तो होता है। बीच वाला भाग कठोर होता है और कान का ऊपर वाला भाग इतना कठोर नहीं होता। कान का जो ऊपरी भाग है वो उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली है, परंतु यह अस्थि ही जैसा कठोर भी नहीं है। तो ये क्या है? उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि जो मानव कंकाल है अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना है। कि हमारे कंकाल में अस्थियां हैं, संधियां हैं, इन सभी के मिल जुलने से ही जो हमारा जीवन है और हमारे शरीर में जो गति है वो संभव है। आप उनमें से बहुत को देखते हैं, मोड़ सकते हैं और गति दे सकते हैं। अपने उनको मोड़ सकते हैं, गति दे सकते हैं। ये सब किसके कारण संभव है? संधियों के कारण संभव है। अपनी नोटबुक में आप कंकाल का आलेख भी बना सकते हैं। तो हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में अपनी जानकारी बहुत प्राप्त की। अपने संधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि कंदुकलिका संधि है, दुराग्र संधि है, अचल संधि है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस भाग में पाई जाती है और इसकी गति की दिशा क्या है, इन सभी के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि आप अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाओ और मुट्ठी के अंगूठे से इसी वायु के कंधे को आप छूने का प्रयास करो। पहले तो मुट्ठी बना लो, फिर उसी मुट्ठी का जो अंगूठा है उसको से उसी वायु के कंधे को आप छूने का प्रयास करो। इस प्रकार जैसे डायग्राम में दर्शा रखा है। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं? तो ऐसा करने से उसमें परिवर्तन जरूर होता है, परिवर्तन जरूर महसूस होता है। तो इसे क्या कहते हैं? जो अपना उभरा हुआ भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण जो पेशियां हैं वो उभर जाती है। जब इनमें संकुचन होता है तो उभर जाती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लेके आओगे तो जो संकुचित हुई थी उनमें वापस क्या हो जाता है? प्रसार हो जाता है। पहले संकुचित हो जाती है
बाद में वो क्या हो जाती है, प्रसारित हो जाती है। तो संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है, मोटी हो जाती है और यह अस्थि को खींचती है। जब संकुचन हो जाता है उस अवस्था में जो पेशी छोटी, कठोर, मोटी हो जाती है और अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। किसी भी अस्थि को गति प्रदान करनी है तो दो पेशियों को संयुक्त रूप से मिलजुल कर कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से एक सिकुड़ती है तो दूसरी उस दिशा में खींच जाती है। जुगल की दूसरी पेशी स्थिर अवस्था में आ जाती है और अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब स्थिर पेशी सिकुड़ जाती है और अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। कि दो अस्थियां संयुक्त रूप से कार्य करती है, मिलकर एक यदि संकुचित होती है तो दूसरी में विस्तार हो जाता है और यदि दूसरी संकुचित होती है तो पहली में विस्तार हो जाता है। इस प्रकार दोनों संयुक्त रूप से कार्य करती है। जो दोनों पेशियां हैं वो क्या करती है, संयुक्त रूप से कार्य करती है। इसके बाद आपको इस चैप्टर में जंतुओं की चाल के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले देखो केंचुए की चाल। केंचुए की चाल के लिए आपको क्रियाकलाप दे रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। केंचुए का डायग्राम भी देखो कि जो केंचुआ है वो क्या करता है कि जब उसकी चाल, पहले उसका रूप है वो आगे का भाग है वो क्या होता है, आगे पूरा विस्तारित हो जाता है और आगे का भाग जमीन को पकड़ लेता है। फिर पीछे का भाग जमीन को छोड़ता है और आगे की तरफ गति करता है और इनमें क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। फिर आगे का भाग विस्तारित होकर आगे चला जाता है, जमीन को पकड़ लेता है। जब वो आगे पहुंच जाता है तब फिर पीछे का भाग जमीन को छोड़ देता है और विस्तारित इकट्ठा हो जाता, संकुचित हो जाता है और फिर आगे पहुंच जाता है। इस प्रकार जो केंचुआ है वो गति करता है, उसका पूरा शरीर ही उसकी गति प्रदान करता है, उसकी गति में सहायता करता है। इसी विस्तार व संकुचन से ही केंचुआ है वो निरंतर गति करता रहता है। इसके बाद केंचुआ का जो शरीर है वो एक सिरे से दूसरे सिरे को सटाकर अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। उसके शरीर में इस प्रकार छल्ले से निर्भर दिखाई देते हैं। तो केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इसमें पेशियां होती है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं है लेकिन इनमें पेशियां हैं जो इसके शरीर को गठने व बढ़ने में इसकी सहायता करती है। जो चलता है केंचुआ तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि आगे का भाग जमीन को पकड़ता है तो पीछे का छोड़कर आगे चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसमें संकुचन हो जाता है। फिर आगे का भाग आगे जाता है तो उसमें विस्तार हो जाता है, प्रसार हो जाता है। इस प्रकार केंचुआ गति करता है। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते ही केंचुआ गति करता है। इसके बाद अगला जो जानवर आपको है, जंतु है, वो है घोंगा। ये किसी भी बगीचे में आप इसका अवलोकन कर सकते हो। इसे कवच कहते हैं, इसे घोंगे का कवच कहते हैं और ये घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह भी अस्थियों का बना हुआ नहीं होता। यह कवच एकल एकक है, ये एकल कोशिका का है। घोंगे का जो कवच है ये एकक है, एकल कोशिका का है। यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। ये उसको चलने में कोई भी सहायता नहीं करता लेकिन वो चलता है तो उसके साथ ये खींचता जाता है। मेन बात ये आपको याद रखनी है कि ये एकल कोशिका का है। घोंगा क्या है, एकल कोशिका का है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कर सकती हो। ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से आप कांच की पट्टिका को अपने हाथ से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण कर सकते हो। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना सिर बाहर आते देखा होगा और मोटी जो संरचना है वो उसके पैर हैं जो दृढ़ कोशिकाओं का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा झुकाइए और पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है या धीमी है? तो इनकी जो गति है उससे तीव्र धीमी अपने नहीं कह सकते क्योंकि दोनों की जो गति है वो इसी प्रकार है। केंचुए की गति इससे ज़्यादा ही होगी। इसके बाद है तिलचट्टा। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है, वायु में भी उड़ता है। इनमें तीन जोड़ी पैर होती हैं। तिलचट्टा जमीन पर भी चलता है, वायु में भी उड़ता है, दीवार पर भी चढ़ता है। तो इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है।
जिसके कारण गति संभव हो पाती है। ये इसका जो शरीर है वो कठोर होता है और बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। मेन बात आपको याद रखनी है कि यह जमीन पर भी चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है और इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। वक्ष में इसके वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर इसके संकरे और पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां भी होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के लिए उसके पैरों को गति प्रदान करती है। आपको ये भी याद रखना है कि पैर की पेशियां तो उसे चलने में सहायता करती है और वक्ष की जो पेशियां हैं वो उसके उड़ने में सहायता करती है। इसमें कितनी जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसके बाद पक्षियों के भी विभिन्न रूप आपने देखे हैं कि हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। बतख और जो हंस जैसे हैं ये पानी में भी तैरती हैं। तो उन सभी का जो शरीर है उसी के अनुकूलन बना है, किसी का उड़ने के, किसी का तैरने के, तो किसी का जमीन पर चलने के। तो उनमें उसी प्रकार उनका रूपांतरण होता है। किसी में पैरों का उसी प्रकार रूपांतरण होता है कि वो पकड़कर बैठ सकें, किसी में पंखों का उसी प्रकार रूपांतरण होता है। हर किसी जीव हो, जंतु हो, मानव हो, सभी के वातावरण के अनुकूलन ही उसमें गुण पाए जाते हैं। सभी का रहन सहन भी वातावरण के अनुकूलन ही होता है। इसके बाद है मछली। तो मछली की तरह तो आपने बहुत सारे क्रियाकलाप किए होंगे कि आपने कागज़ की नाव बनाई होगी, उसको पानी में तैराया होगा, तो उसकी जो आकृति बनाई वो भी किसकी तरह बनाई? मछली की तरह बनाई कि आगे व पीछे से तो उसको पतला बनाया नाव को और बीच में से उसको मोटा बनाया। तो इसी प्रकार ही मछली की आकृति होती है। उसकी जो शरीर है वो उसको पानी में तैरने में सहायता करता है। तो मछली का शरीर पानी में तैरने में सहायता तो करता है, लेकिन जो मछली का शरीर है उसका सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले और नुकीले होते हैं और शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। तो मछली के शरीर की आकृति क्या कहलाती है? धारा रेखीय कहलाती है। इसकी आकृति विशेष होने के कारण जल में यह इधर उधर निकल जाता है। मछली जल में सरलता से तैर सकती है, लेकिन मछली को किस दिशा में मुड़ना है यह निर्धारण कौन करता है? मछली की पूंछ करती है। मछली को आगे किस दिशा में मुड़ना है या किस दिशा में गति प्रदान करनी है यह निर्धारण उसकी पूंछ करती है। पूंछ जिस दिशा में जाती है मछली आगे उसके विपरीत दिशा में ही मुड़ती जाती है। तो मछली के चलने का जो कार्य है, आगे दिशा निर्धारण करने का कार्य कौन करती है? पूंछ करती है। यदि पूंछ इस दिशा में होगी तो मछली आगे उसी दिशा में गति हो जाती है। तो पूंछ के जैसे पूंछ जाती है उसके विपरीत दिशा में ही मछली आगे की तरफ गति करती रहती है। इसके बाद है सर्प कैसे चलते हैं। तो सर्प का जो मेरुदंड है वो लंबा होता है और शरीर की पेशियां शीन व असंख्य होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो दूर हो। उनका जो मेरुदंड है, पसलियां हैं, त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का जो शरीर है वो अनेक बल्ले में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक बल्ले उसे आगे की ओर धकेलता रहता है। इसका शरीर अनेक बल्ले बनाता है और प्रत्येक बल्ले आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से गति करता है। उसका शरीर बल्लियों से बना होता है और प्रत्येक बल्ला उसको आगे की तरफ धक्का देता है, गति प्रदान करता है। परंतु सर्प कभी भी सरल रेखा में गति नहीं करता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियां, पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। पहली एवं भुजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में समय अपने आप में अनेक प्रश्न पूछे थे। तो विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं और यह विशेष उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो मनुष्य में जैसे 2 पैर कह रहे हैं, गाय व भैंस में 4 पैर ही क्यों होते हैं, तो इन सभी में ये क्यों अंतर होता है। तो सभी का जीवन उसी के वातावरण के अनुरूप में उसको जीवन यापन करने में जिस प्रकार उसको सहायता मिली उसी प्रकार बना हुआ है कि गाय भैंस को 4 पैर की आवश्यकता थी तो 4 पैर बने हैं, मनुष्य को 2 पैर की आवश्यकता थी तो 2 पैर बने हैं। सांप के पहले पैर होते थे, लेकिन उसको उसी प्रकार चलने की आदत होगी तो धीरे धीरे उसके पैर क्या हो गए? लुप्त हो गए। तो इस प्रकार हर किसी का जो शरीर है उसको उसी वातावरण के अनुकूल जीवन यापन करने के लिए बना हुआ है।
तो ये आपका जो पाठ है शरीर में गति पूरा हुआ। धन्यवाद।